तो मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। यह क्लास आपका राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान टॉपिक का 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले इस टॉपिक से संबंधित आपका 4 वीडियोस जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको तो आप लोग पहले उसको देखिए और फिर उसके बाद आप लोग इस पार्ट 5 को देखें, जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान का एक सब टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड का योगदान। और फिर इसके बाद एक टॉपिक आपका बच जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड का योगदान, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द पढ़ लेंगे। ये 2 टॉपिक आपका कवर होने के बाद हम लोग एक रिवीजन वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ये सभी पार्ट्स के आपके शॉर्ट नोट्स के साथ आपको इसका रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बैकग्राउंड को समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी और जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब नमक सत्याग्रह कह लें चाहे दांडी यात्रा, ये दोनों ही चीज़ जो है वो सेम है और ये आपका महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ एक अहिंसक आंदोलन था। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो एक अहिंसक आंदोलन था। यहाँ तक कि गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए सभी के सभी अहिंसक आंदोलन ही रहे हैं। और यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन आंदोलन था और इसमें गांधी जी और उनके समर्थकों ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था। उस दौर में कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा ले तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था। इसलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च का आरंभ किया था। और एक रीज़न तो आपका ये रह गया कि नमक पर ब्रिटिशों का एकाधिकार और उस पर कड़े कानून। साथ ही साथ एक रीज़न और भी था आपका नमक सत्याग्रह की स्टार्ट होने का कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इस कमीशन में एक भी आपका भारतीय नहीं था, जबकि साइमन कमीशन का जो लक्ष्य था यह भारतीय संवैधानिक सुधार का ही लक्ष्य रखा गया था। और यहाँ पे जब भारत के संवैधानिक सुधार की बात कही गई और इसमें एक भी भारतीय का नहीं होना यह अपने आप में एक बहुत ही गलत बात था। तो इस बात के भी विरोध में लोग जो है एकजुट हुए थे। इस आंदोलन की सबसे खास बात यही रही थी कि यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर मतलब अखिल स्तर पर यह आंदोलन फैल गई थी। इससे पहले के जितने भी आंदोलन थे वो एक सीमित क्षेत्र तक ही फैल सके थे, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो पूरे भारत के कोने कोने में फैलने वाला पहला अहिंसक आंदोलन था। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली या फिर भागीदारी ली। तो इसमें महिलाएं जो है वो अफीम, शराब और विदेशी कपड़ों के दुकानों पर पर्याप्त विरोध करते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के होने का 2 प्रमुख कारण है, जिसका पहला प्रमुख कारण जो है आपका नमक पर ब्रिटिशों का एकाधिकार और सख्त कानून, और दूसरा जो आपका रीज़न है वो है 1928 में जो साइमन कमीशन आया था भारत, तो 1928 में तो उसमें एक भी भारतीय का नहीं होना। और इसका सबसे अच्छा बात ये रहा इस आंदोलन का कि यह आंदोलन अखिल स्तर पर मतलब पूरे राष्ट्र में यह आंदोलन फैल गया था, मतलब प्रसारित हुआ था और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली थी। तो इस आंदोलन के 2 प्रमुख कारण और 2 प्रमुख बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जैसा कि हम लोग जान गए कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और यह एक दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। तो आपको ये डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। किससे प्रारंभ किया गया था? तो प्रसिद्ध दांडी यात्रा से। और इस समय गांधी जी जो है अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गांव पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में
सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके इस कानून को तोड़ा गया था या फिर उल्लंघन किया गया था। शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को और दांडी गांव पहुंचने के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था या फिर नमक कानून को उल्लंघन किया गया था गांधी जी और उनके अनुयायियों के द्वारा। तो ये दोनों ही डेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो झारखंड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो जैसे रेलवे वगैरह। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव के आलोक में, तो देखिए ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लाया गया। तो आपका 26 जनवरी 1900, देखिए लाहौर अधिवेशन, ये आप याद रखिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि आपका 1929 में हुआ था, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1929 का कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्ताव रखी गई थी और 26 जनवरी 1930 को इसी प्रस्ताव के आलोक में पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इन दोनों लाइन से जो क्वेश्चन बना है ये आपका इंडिया जीके के पोर्शन का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे झारखंड जीके का नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से आपका झारखंड का भी कोई एग्ज़ाम हो वहाँ से भी पूछा जा सकता है और इंडिया लेवल का जैसे रेलवे, बैंकिंग, वहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से स्टार्ट की गई, तो दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को। और नमक कानून कब तोड़ा गया था, 6 अप्रैल 1930 को। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो किसके आलोक में मनाया गया था, तो इससे पहले 1930 से जस्ट पहले 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है उसे पास कराया गया था। तो उसी के आलोक में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे वो आपका असहयोग आंदोलन हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, यहाँ के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, मतलब झारखंड के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके अनुयायियों के द्वारा दांडी नामक गांव में जो नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया या फिर नमक कानून का विरोध किया गया, तो झारखंड में उस आंदोलन में आपका झारखंड के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था तथा 13 अप्रैल 1930, ये डेट आपका पिछले के एग्ज़ाम में पूछा गया है और अब भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर नमक बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, तो इस नमक कानून के उल्लंघन के लिए या फिर ब्रिटिशों के नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के विरोध प्रदर्शन के लिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट आपका हो गया एक 6 अप्रैल, यहाँ पे गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया था। और फिर 13 अप्रैल, तो यहाँ पे झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया गया था, झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर। और डेट क्या है, तो सबका डेट कॉमन है 1930। और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। किसके आलोक में, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उसी प्रस्ताव के आलोक में 1929 के जस्ट बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो रांची रहा है, लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी जैसे कि हजारीबाग हो, पलामू हो, सिंहभूम, संथाल परगना इत्यादि जगहों में भी लोगों ने इस दौरान काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो आपको ये सब जगह इतना याद नहीं करना है, आप सिर्फ ये रांची याद रखिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये आपको याद रखने होंगे कि दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर गांधी जी और उनके अनुयायियों के द्वारा नमक बना करके इस कानून को तोड़ा गया था या उल्लंघन किया गया था। 1929 में एक घटना घटती है, मतलब एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास कराया जाता है। और इसी के आलोक में 26 जनवरी 1930 को भारत में पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और 6 अप्रैल 1930 के बाद आपका आता है 13 अप्रैल 1930।
तो 13 अप्रैल 1930 में झारखंड के अलग अलग 50 जगहों पर नमक बना करके इस कानून को तोड़ा गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था झारखंड में वो रांची था। रांची में स्वाधीनता दिवस जो आयोजन किया गया था वह तरुण संघ के द्वारा आयोजन किया गया था। रांची में तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरुण संघ, ये जरूर याद रखिएगा कि तरुण संघ के द्वारा रांची में, झारखंड के रांची में स्वाधीनता दिवस आयोजित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को जब पूरे देश में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो उस समय रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा, ये नाम देख लीजिए, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा के द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया गया था। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है तरुण संघ नामक संगठन के द्वारा किया गया था। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके। तरुण संघ नामक संगठन के द्वारा रांची में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और डॉक्टर पूर्णचंद मित्रा के द्वारा। ये डेट तो कन्फ्यूजन वाला बिल्कुल भी नहीं है, 26 जनवरी 1930, आप लोग इंडिया जीके में भी ये पढ़े होंगे। इस आंदोलन के दौरान रांची व उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया था। तो जितने भी हम लोग आंदोलन देखे अभी तक, उन सभी में ये चीज़ जो है वो कॉमन है कि सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जाना। और इन्हीं सभाओं के जरिए बाकी लोगों में या फिर श्रोताओं में जो देशभक्ति की भावना थी वो प्रसारित की जाती थी। अब यहाँ पे एक है आपका कि 8 अप्रैल 1930 को चूटिया में नागरमल मोदी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे पीसी मित्रा व देवकी नंदन लाल समेत कई व्यक्तियों ने संबोधित किया था। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आप याद रख सकते हैं कि 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल के छात्राओं ने, रांची जिला स्कूल के छात्राओं ने विद्यालय का बहिष्कार किया तथा 16 अप्रैल 1930 को बुंडू में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। क्योंकि ये छात्र छात्राओं से रिलेटेड है तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए 100 बंगाली महिलाओं की सभा आयोजित की गई थी 10 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे? तो रांची के हिनू में। तो ये आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो विद्यालय का बहिष्कार किया गया ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल के छात्राओं ने विद्यालय का बहिष्कार किया और 16 अप्रैल 1930 को बुंडू में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई थी, रांची बार एसोसिएशन की, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं खादी के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के उपयोग का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पारित किया गया था? तो बार एसोसिएशन की एक बैठक में पारित की गई थी और ये बैठक जो है रांची में आयोजित हुई थी 3 मई 1930 को। 2 जून 1930 को 40 टाना भगतों ने रांची में एक जुलूस निकाला, जिसके बाद 8 टाना भगतों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आप ऐसे ही पढ़ लीजिए इसको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह, ये आपका इम्पोर्टेंट है, स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930 और जवाहर सप्ताह नवंबर 1930 में मनाया गया। तो ये दोनों जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है, स्वदेशी सप्ताह और जवाहर सप्ताह। तो यहाँ ऐसे देख लीजिए, स्वदेशी सितंबर, जवाहर, तो जवाहरलाल नेहरू जो है उन्हीं के इसमें 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और बाल दिवस का संबंध जवाहर नेहरू से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए नवंबर, 14 नवंबर को मनाया जाता है, यहाँ पे क्या है नवंबर। तो जवाहर सप्ताह नवंबर में और स्वदेशी सितंबर 1930 में। ये जो जितनी भी घटनाएं हो रही है असहयोग आंदोलन से रिलेटेड, ये सभी के सभी 1930 से रिलेटेड है। जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड, तो ये 1930 तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। अब याद रखना है स्वदेशी सप्ताह जो है वो सितंबर माह में हुआ था और जवाहर सप्ताह जो है वो नवंबर माह में। तो स्वदेशी सितंबर ये इजीली याद हो गया और जवाहर नवंबर। तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध जो है वो बाल दिवस से है और बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो नवंबर। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होने के बाद
3 मार्च 1932 को रांची के तरुण संघ नामक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो रांची में जो स्वाधीनता दिवस का आयोजन जो किया गया था वो तरुण संघ के द्वारा किया गया था, और तरुण संघ नामक जो संगठन है इस पर प्रतिबंध 3 मार्च 1932 को लगा दिया गया था। जुलाई 1932 को नागरमल मोदी, बुलू साहू और ख्वाजा नसीरुद्दीन, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान भी महात्मा गांधी रांची आए थे। तो जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 में दांडी नामक जगह पर गांधी जी नमक बना करके इस कानून का उल्लंघन किए थे। 1929 में क्या होता है, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इसी पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव के आलोक में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो रांची में भी स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को तरुण संघ संगठक के द्वारा। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा के द्वारा फहराया जाता है। 6 अप्रैल को दांडी नामक गांव में गांधी जी जो है वो नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। और 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के विभिन्न स्थानों पर, लगभग 50 स्थानों पर नमक बनाई जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र झारखंड में रहता है वो रांची रहता है। और ये सार्वजनिक सभा जो है ये तो सब में कॉमन रहा है कि सार्वजनिक सभा हमेशा आयोजित की जाती रही है। 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल के छात्राओं ने विद्यालय का बहिष्कार कर दिया। और 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन की एक बैठक में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वदेशी सप्ताह सितंबर और जवाहर सप्ताह नवंबर 1930। 3 मार्च 1932 को तरुण संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 3 मार्च 1932। अब फिर हम लोग देखते हैं हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या बातें घटित हुई थी। तो इस समय आपका 26 जनवरी 1930 को जब पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था, तो इस समय हजारीबाग में लाठीचार्ज हो रहा था। और लाठीचार्ज होने के बावजूद ये आपका क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम में कि कृष्ण वल्लभ सहाय ने कचहरी पर झंडा फहराया था। तो हजारीबाग कचहरी है, वहाँ पे कृष्ण वल्लभ सहाय जो है लाठीचार्ज होने के बावजूद भी 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। हजारीबाग के कृष्ण वल्लभ सहाय। और कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग में खजाची तालाब के निकट नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया था। तो देखिए ये तालाब भी आपका पूछा जा चुका है। कौन सा तालाब है, तो खजांची तालाब है जो हजारीबाग में है। और इसी तालाब के निकट में कृष्ण वल्लभ सहाय जो है नमक बना करके नमक कानून का विरोध किया था, जिसके कारण इन्हें 1 वर्ष की कारावास की सज़ा मिली थी। और हजारीबाग का और एक इम्पॉर्टेंट नाम है सरस्वती देवी। तो ये जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा थी। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा जो है वो सरस्वती देवी रही है। तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे 3 महिलाओं का नाम आपको याद रखना है, सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी। तो बहुत सारे पुरुष जो है वो तो आंदोलन में भाग ले रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और 19 सितंबर 1930 के आते आते हजारीबाग से लगभग 137 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपको वो सब नहीं देखना है, आप सिर्फ महिलाओं में 3 महिलाओं का नाम याद रखिए, सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी। सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी। अब एक नाम है बंगम माड़े, इनका दूसरा नाम है आपका बंगम माझी। तो बंगम मांझी रहे चाहे बंगम माड़े रहे, इन्हीं के नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी। तो बंगम माड़े कह लीजिए चाहे आपका बंगम माझी कह लीजिए, इनके नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। और आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हजारीबाग जेल में बंद
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हजारीबाग जेल में बंद राम वृक्ष वेनीपुरी ने केदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है कि केदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली थी, तो राम वृक्ष वेनीपुरी, और वो कौन से जेल में थे, तो हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में सिर्फ राम वृक्ष वेनीपुरी ही नहीं थे, वहाँ पे महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी, ये दोनों भी जेल में रहते हुए कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। तो राम वृक्ष वेनीपुरी के द्वारा केदी और महामाया प्रसाद और भवानी दयाल के द्वारा कारागार, तो ये आपको याद रखने होंगे। और इसी आंदोलन के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था। तो ये 3 यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकता है। पहला कि राम वृक्ष वेनीपुरी जो है वो केदी नामक पत्रिका निकाले थे, महामाया प्रसाद और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पे हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था। तो ये 3 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए। अब हम लोग सिंहभूम की तरफ जाते हैं। तो सिंहभूम में जमशेदपुर के ननी गोपाल मुखर्जी और पलामू में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा, तो ये 3 लोग जो है आपका सत्याग्रह किए थे, ननी गोपाल मुखर्जी के द्वारा जमशेदपुर में, और सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा के द्वारा पलामू में। तो ये जगह आप याद रखिए, नाम याद रखिए कि इनके द्वारा कौन से जगह पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी के द्वारा और पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद के द्वारा। और इसी आंदोलन के दौरान सिंहभूम के जो आदिवासी थे उन्होंने हाट कर देना बंद कर दिया था। तो ये याद रखिएगा कि हाट कर देना किन्होंने बंद किया था, तो सिंहभूम के आदिवासियों ने। कौन से आंदोलन के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या फिर नमक सत्याग्रह के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया और इसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व हरि सिंह, हरिहर महतो और लाल बाबू कर रहे थे, और इन तीनों को सरकार जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। तो डेट के साथ इसको याद रखने की आवश्यकता है। 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर में कांग्रेसियों के द्वारा जंगल काटकर सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित किया गया था और इसको नाम दिया गया था जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अगस्त 1930 को। कौन से जंगल में, कहाँ के जंगलों में? तो चक्रधरपुर के जंगलों में। और इसका नेतृत्व जो है वो हरि सिंह, हरिहर महतो और लाल बाबू, ये 3 लोग कर रहे थे। जवाहर दिवस, जवाहर सप्ताह आपका नवंबर 1930 को मनाया गया था और यहाँ पे है जवाहर दिवस। तो 16 नवंबर 1930 को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में झंडा फहराकर जवाहर दिवस मनाया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दिया था और कई लोग गिरफ्तार हो गए थे। तो आपको इतना नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिए 16 नवंबर को जवाहर दिवस मनाया गया था। कहाँ पर? जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में। और 19 नवंबर 1930 को गोलमुरी में 3000 लोगों की सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को दी गई फांसी के विरोध में 5 मार्च 1931 को जमशेदपुर में हड़ताल किया गया। ये आप याद रख सकते हैं। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को जो फांसी दी गई थी उसके विरोध में 5 मार्च 1931 को जमशेदपुर में हड़ताल रखा गया था। अब यहाँ पे ये जो 3 लाइन है, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, खाली पढ़ लेते हैं इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी 1932 को गोलमुरी में एक सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा में 500 से अधिक महिला और पुरुषों ने भाग लेता है। सभा के समाप्ति के बाद कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पलामू में। तो पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार, जैसे ऊपर में पढ़े हम लोग, चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार, इन्हीं के नेतृत्व में आपका नमक सत्याग्रह चलाया गया था। और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर डाल्टनगंज एवं गढ़वा में 8 मई 1930 को तथा लातेहार में 11 मई 1930 को लोगों ने हड़ताल की। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ननी गोपाल मुखर्जी, जमशेदपुर, ये नाम आपको याद रखना है।
सरस्वती देवी जो कि आपका हजारीबाग में, और वहीं पे कृष्ण वल्लभ सहाय, ये दो नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरस्वती देवी के साथ और भी नाम था आपका सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी। फिर बंगम मांझी या फिर बंगम माड़े के नेतृत्व में संथालों ने हजारीबाग के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी या फिर भाग लिया था। और यहाँ पे ये सबसे 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा कैदी, महामाया प्रसाद और भवानी दयाल के द्वारा कारागार, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सूत काटकर कपड़ा तैयार। तो इस तरह से आपको एक एक करके याद कर लेने हैं। डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने के कारण भोलानाथ सिंह को, देखिए कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाना मतलब बंद करवा करके सरकार की मदद की गई थी, किसके द्वारा? भोलानाथ सिंह के द्वारा। तो सरकार के द्वारा मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भोलानाथ सिंह को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये राय बहादुर की उपाधि आप जब भी देखें किसी के नाम के आगे तो आप समझ जाइए कि ये उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई है। किस लिए? तो अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए। यहाँ के लोग जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे उनको इसी तरह अंग्रेज़ जो है समय समय पर उपाधि और पुरस्कार दिया करते थे। तो उसी में एक नाम जुड़ गया। डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाकर सरकार का मदद करने वाला भोलानाथ सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। यदुवंश सहाय, इनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। ये आप जरूर याद रखें, संपूर्ण किसान आंदोलन। तो संपूर्ण किसान आंदोलन जो है वो किनके नेतृत्व में चलाया गया था झारखंड में? तो यदुवंश सहाय के द्वारा। ये नाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में पूरे झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था। और आपका ये भी याद रखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए एक आंदोलन चलाया था, और ये 1938 में संथाल परगना आए थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ आए थे? संथाल परगना। किस लिए? तो संथाल परगना के किसानों की दशा को सुधारने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। कब आए थे ये? 1938 में। संथाल परगना में एक नाम इम्पोर्टेंट है, सेलबाला राय। संथाल सेलबाला। तो सविनय और सविनय, देखिए संथाल सविनय सेलबाला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और इसी क्रम में संथाल परगना में सेलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो संथाल सेलबाला राय, ये आप याद रखिएगा। संथाल परगना के कांग्रेसी नेता शशि भूषण राय को इस आंदोलन के सिलसिले में मुंगेर जाने के बाद वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कांग्रेसी नेता शशि भूषण राय कहाँ जाने के बाद? मुंगेर जाने के बाद। और इसी आंदोलन के दौरान मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही झारखंड में चौकीदारी कर न देने हेतु आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व जो है JL साव, सीताराम दुबे, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, सरस्वती देवी और चमनलाल, ये लोग कर रहे थे। तो एक बार हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे आंदोलनों को देखेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे, और उस तरह से हम लोग का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्टिंग दांडी मार्च से हुआ, और डेट है 12 मार्च 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक बना करके इस कानून को तोड़ा गया था। और 6 के बाद आ जाते 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1930 को आपका झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाया गया था। 1929 की बात करें तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसी प्रस्ताव के आलोक में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और रांची में भी इसी सिलसिले में स्वाधीनता दिवस जो है वो तरुण संघ के द्वारा मनाया गया था, और झंडा जो है फहराया गया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा के द्वारा। 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल के छात्राओं ने विद्यालय का बहिष्कार किया था, और 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन की एक बैठक में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं खादी के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। 3 मई 1930 रांची बार एसोसिएशन। स्वदेशी सितंबर 1930, जवाहर सप्ताह नवंबर 1930, और 3 मार्च 1932 को
रांची में जो तरुण संघ थी उसको बंद कर दिया गया, उस मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया था। हजारीबाग से कृष्ण बल्लभ सहाय, इन्होंने लाठीचार्ज होने के बावजूद कचहरी पर झंडा फहराया था। और खंजाजी तालाब के आसपास कृष्ण बल्लभ सहाय जी ने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। यहाँ पे एक नाम इम्पोर्टेंट है, सरस्वती देवी, जो कि आपका हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही है। सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी हजारीबाग से इम्पोर्टेंट नाम है। बंगम माड़े या फिर बंगम मांझी कह लीजिए इनको, इनके नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलनों में अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी। और हजारीबाग जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा कैदी और महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया गया था। ये 3 इंपॉर्टेंट घटना है। फिर आता है आपका सिंहभूम के जमशेदपुर में नन्नी गोपाल मुखर्जी और पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा। जंगल सत्याग्रह, इसमें कांग्रेसियों के द्वारा जंगल काटकर सरकार का विरोध किया गया था 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर के जंगल में। 16 नवंबर को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में जवाहर दिवस मनाया गया था। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को दी गई फांसी के विरोध में 5 मार्च 1931 को जमशेदपुर में हड़ताल किया गया था। पलामू की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार। और यहाँ पे भोलानाथ सिंह जो है वो कांग्रेस का दफ्तर बंद करा दिया था डाल्टनगंज में, जिसके कारण सरकार की मदद करने के कारण इन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था। और सहजानंद सरस्वती जो है वह संथाल परगना आए थे, किस लिए, तो यहाँ के किसानों की दशा को सुधारने के लिए एक आंदोलन चलाने के कारण। और 1938 में वो संथाल परगना आए थे। संथाल परगना में सेलबाला राय, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो टॉपिक था वो कवर हो गया। अब हम लोग 1935 से 1939 के बीच झारखंड में जो कुछ प्रमुख गतिविधियाँ घटी थी अन्य, उनको भी देख लेंगे। और फिर हम लोग कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन पे भी को भी थोड़ा अच्छा से देख लेंगे और झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आज का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1935 में जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, तो इसके अंतर्गत जो गवर्नर थे यहाँ के, तो वो लोग जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर शासन प्रबंधन हेतु अधिक अधिकार प्रदान किए गए। इनको गवर्नरों को, जो भी तत्कालीन गवर्नर रहे थे, उन लोगों को जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर शासन प्रबंधन करने हेतु अधिक अधिकार दिए गए थे। कौन सा अधिनियम के तहत, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और आपको ये चीज़ पता होगा कि हम लोग का जो संविधान में बना है, हम लोग का जो संविधान का अधिकांश भाग जो है वो इसी अधिनियम से लिया गया है, 1935 का भारत शासन अधिनियम से। अब यहाँ पे देखिए 1936 में उड़ीसा को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से अलग कर दिया, मतलब बिहार से इसको अलग कर दिया। और इसमें छोटा नागपुर के कुछ हिस्से जैसे कि गांगपुर क्षेत्र को भी मिलाया गया। उड़ीसा को अलग किया जाता है और उड़ीसा में ही छोटा नागपुर का कुछ क्षेत्र जैसे कि गांगपुर क्षेत्र, इसको मिला दिया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा जो है वो बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से कब अलग हुआ, 1936 में। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जनवरी 1937 में झारखंड में स्थित क्षेत्रीय विधायिका हेतु चुनाव कराया गया, जिसमें आदिवासियों हेतु 6 सीट सुरक्षित थे। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने सीट सुरक्षित थे, तो आदिवासियों के लिए 6 सीट जो है वो सुरक्षित थे। चुनाव में कांग्रेस, छोटा नागपुर उन्नति समाज एवं किसान सभा, तो इन पार्टियों ने भाग लिया था, परंतु कांग्रेस के उम्मीदवारों की ही जीत हुई थी। और इन चुनावों में इग्नेश बेक, बोनीफेस लकड़ा, देवेंद्र प्रसाद सामंता, ये तीनों ही आदिवासी थे। इनको सामान्य सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई। इग्नेश बेक जो है वो दिल्ली की संघीय विधायिका के, जबकि बोनीफेस लकड़ा जो है वो पटना की प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने। तो इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है ये सब। 30 मई 1938 को रांची में छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक आयोजित हुई।
जिसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज के अलावा किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो मालतो मारंग सभा का एकीकरण करके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसका गठन जो है कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1938 में। कौन कौन सी सभाएं इसमें मिल गई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो मालतो सभा, ये सभी जो है एकीकरण होकर के छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन हो गया था। और 1939 में इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर आदिवासी सभा कर दिया गया था। तो यहाँ संथाल परगना जो है ये हट गया और सिर्फ रह गया छोटा नागपुर आदिवासी सभा। मतलब वही था जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी, लेकिन उसका नाम जो है वो बदल गया 1939 में। इस संस्था का गठन दीकुओं के खिलाफ संघर्ष करने तथा आदिवासियों के लिए पृथक राज्य की स्थापना के उद्देश्य के साथ किया गया था। तो इस संस्था का जो मूल उद्देश्य था वो दीकुओं मतलब बाहरियों के खिलाफ संघर्ष करने और आदिवासियों के लिए पृथक राज्य, तो आदिवासियों के लिए पृथक राज्य की स्थापना का उद्देश्य। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जो कि गठित हुआ था 1938 में और 1939 में इसका नाम हो गया छोटा नागपुर आदिवासी सभा। इसका जो मेन उद्देश्य था वो दीकुओं के खिलाफ संघर्ष करना, आदिवासियों के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। 1939 में देखिए 1936 में उड़ीसा अलग हो गई और उड़ीसा में ही आपका छोटा नागपुर का कुछ हिस्सा जैसे कि गांगपुर क्षेत्र को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। तो 3 साल बाद 1939 में गांगपुर क्षेत्र जो कि 1936 में छोटा नागपुर से उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे भू बंदोबस्त कानून व मालगुजारी बढ़ाने के खिलाफ निर्मल मुंडा, ये नाम आप याद रखिएगा, निर्मल मुंडा नामक आदिवासी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हो गया था। कब आंदोलन शुरू हुआ था? 1939 में। कहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था? गांगपुर क्षेत्र में। क्यों हुआ था? तो भू बंदोबस्त कानून व मालगुजारी बढ़ाने के खिलाफ। तो ये गांगपुर क्षेत्र जो है पहले छोटा नागपुर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1936 में जब बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया तो उस समय छोटा नागपुर का यह क्षेत्र गांगपुर क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में सम्मिलित कर दिया गया था। और 1939 में यहाँ एक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है निर्मल मुंडा के नेतृत्व में। कारण उसका रहता है मालगुजारी बढ़ाने और भू बंदोबस्त कानून के कारण। 25 अप्रैल 1939, तो आप सिर्फ ये याद रखिए 1939 को निर्मल मुंडा के नेतृत्व में सुंदरगढ़ जिले जो कि आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रायबोगा थाना अंतर्गत आमको सिमको गांव, ये नाम याद रख सकते हैं, आमको सिमको गांव, यहाँ पर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। गांगपुर के पॉलिटिकल एजेंट के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा इस जनसमूह पर जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 65 आदिवासियों की मौत हो गई थी और 90 से अधिक लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। और इस घटना को सिमको हत्याकांड या फिर दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो यहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिमको हत्याकांड कब हुआ था? 1939। सिमको हत्याकांड हुआ था तो उस समय जो वहाँ पे विशाल जनसभा आयोजित की गई थी, किनके नेतृत्व में? निर्मल मुंडा जी के नेतृत्व में। इसको दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था ये सिमको हत्याकांड? तो उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला। अब आप सोचेंगे कि ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, ये उड़ीसा राज्य में आ गया तो झारखंड में क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? तो ये क्षेत्र जो है पहले झारखंड का ही हिस्सा हुआ करता था, छोटा नागपुर का हिस्सा हुआ करता था और 1936 में इसको उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था इस क्षेत्र को। तो इसलिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक बार यहाँ तक के पूछा भी गया हुआ है, डेट पूछा गया कि सिमको हत्याकांड कब हुआ था? तो 1939। अब देखते हैं हम लोग कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। तो रामगढ़ में 53वां अधिवेशन आयोजित किया गया था कांग्रेस का, इस जो कि 19-20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था। और रामगढ़ अधिवेशन जो है 18 से 20 मार्च 1940
रामगढ़ में आयोजित की गई थी 18, 19, 20 3 दिन। ये झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नाम आपको याद रखना है। 53वां अधिवेशन 18, 19, 20 मार्च 1940 रामगढ़ में किनके नेतृत्व में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में। इस अधिवेशन के बाद 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था, मतलब 5 साल जो है गैप रहा, जिसके कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, मतलब आज़ादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक। तो इनके लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे लंबे समय तक कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे आज़ादी से पहले? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्यों ऐसा हुआ? तो जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ 1940 में, तो उसके बाद कोई 6 वर्षों तक कोई भी अधिवेशन और नहीं हुआ था। अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार पर बिरसा मुंडा द्वार और सभा स्थल का नाम जो है वो मजहर नगर। ये दोनों ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य द्वार बिरसा मुंडा द्वार और सभा स्थल का नाम मजहर नगर। मजहर नगर जो है किनके नाम पर रखा गया? मजहर उल हक के नाम पर। और बिरसा मुंडा द्वार आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी के नाम पर। तो आपको अध्यक्ष याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ था, डेट याद रखना है, कितना नंबर का था वो याद रखना है। और मुख्य द्वार बिरसा मुंडा द्वार और जो सभा स्थल था मजहर नगर, ये आपको याद रखना। खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ कहाँ किया गया था? रामगढ़ में। कब किया गया था? 1940। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव, तो सत्याग्रह का प्रस्ताव जो है कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है सत्याग्रह का प्रस्ताव। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव लाया गया और अनुमोदन किया गया JB कृपलानी के द्वारा। तो ये दोनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और रामगढ़ अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया तथा वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित संविधान सभा द्वारा देश के संविधान निर्माण पर बल दिया गया। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित संविधान सभा द्वारा देश के संविधान निर्माण पर बल दिया गया। वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा देश का संविधान निर्माण। आप खाली ये याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। और इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु राज्य के विभिन्न ताना भगत, ये पहले भी हम लोग देख चुके थे, विभिन्न भागों से ताना भगत जो है पैदल चलकर रामगढ़ आए थे और इन्होंने महात्मा गांधी जी को 400 रुपये की एक थैली भेंट करते हैं। अध्यक्ष आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखें। इसके बाद अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, ये सब नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए अध्यक्ष का जो नाम है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे अधिक आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आता है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ के निकट बिहिटा में किया गया था। ये जगह भी आपको याद रखना है, बिहिटा। किनके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो रामगढ़ अधिवेशन के दौरान ही किया गया था। नाम क्या था? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। और इसका अनुमोदन जो है वो इस सम्मेलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका अनुमोदन कौन करने वाले थे? सरदार शार्दुल सिंह कविस्कर। तो आपको ये नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिए सुभाष चंद्र बोस और इनके द्वारा जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था नाम है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। कहाँ पे? बिहिटा, जो कि रामगढ़ के ही आसपास में है। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि जो कांग्रेस की नीतियाँ थी उनकी आलोचना की गई थी तथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु जनता के अधिकारों को प्रमुखता प्रदान की गई। यहाँ पे जनता के अधिकारों की बात कही गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण इसी अधिवेशन के दौरान, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस कब किया गया था? रामगढ़ अधिवेशन में। और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा क्या
सम्मेलन किया गया था? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। तो कुल मिला के यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है इनका नाम। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 चीज़, फॉरवर्ड ब्लॉक और अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन बिहिटा में। प्रसिद्ध नेता MN राय, मानवेंद्र नाथ राय, इसी अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। MN राय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन से अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 53वां अधिवेशन 18, 19, 20 मार्च 1940। अब हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह को देख लेते हैं। तो भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसमें विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे चुने गए। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? व्यक्तिगत मतलब क्या, एक ही लोग सत्याग्रह करेंगे। तो इसमें पहला जो भाग लिए वो कौन थे? विनोबा भावे। और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये नाम दोनों याद रखना है, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। इस सत्याग्रह के दौरान कई लोगों को झारखंड में गिरफ्तार किया गया। ये तो सभी आंदोलन में यही चीज़ हो रहा है, झारखंड में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बहुत से जनसभा का आयोजन किया जाता रहा है। तो यहाँ पे जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान से एक सभा के बाद जय नारायण प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, जय नारायण प्रकाश को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान से गिरफ्तार किया गया था। और इसी सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना में महादेवी केजरीवाल, जो कि आपका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी है। कौन? महादेवी केजरीवाल। तो महादेवी केजरीवाल ने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, परंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का आदेश जारी रखा था। तो ये नाम संथाल परगना महादेवी केजरीवाल, बस इतना आपको याद रखना है। संथाल परगना से महादेवी केजरीवाल व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या फिर नमक सत्याग्रह के दौरान जो संथाल परगना से थी प्रसिद्ध महिला सेलबाला राय। और यहाँ पे कौन है? महादेवी केजरीवाल। किस कौन से संबंध में? व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में। तो ये खुद को गिरफ्तार करने के लिए प्रस्तुत कर दिए थी, लेकिन उपायुक्त ने इन्हें गिरफ्तार न करके इनके ऊपर कड़ी नज़र रखने का आदेश जारी किया था। तो इस तरह से हम लोग ये जो टॉपिक है ये भी कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड का जो योगदान होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। और फिर वो वीडियो जो होगा आपका पार्ट 6 होगा। पार्ट 6 में आपका राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान जो है वो ख़त्म कर लिया जाएगा। फिर पार्ट 7 में हम लोग एक बार कंप्लीट रिवाइज़ कर लेंगे पूरे चैप्टर का। और इस तरह से हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी था, तो उसको हम लोग इस तरह से कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।